आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े चिंताजनक विषय पर बात होने वाली है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद आमतौर पर उतनी बात नहीं होती। सही कहा। अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां किसी मशीन से या कहें किसी एडवांस्ड एआई से इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछा जाए हम्म। और वो मशीन एक ऐसा जवाब दे जो दुनिया के केवल एक हिस्से के पक्ष में हो। मतलब बाकी दुनिया का नजरिया उस मशीन के लिए जैसे अस्तित्व में ही ना हो। हाँ, एकदम। आज का हमारा फोकस इसी बात पर है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लॉ को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। ये बहुत ही क्रिटिकल बात है। आज की जो रिसर्च और स्रोत सामग्री हम डिकोड कर रहे हैं उनका मुख्य विषय डिजिटल सॉवरेनिटी या कहें डिजिटल संप्रभुता है। हमारा मकसद इस बात की तह तक जाना है कि क्या एआई टूल्स वाकई न्यूट्रल होते हैं या फिर वो सिर्फ उसी की भाषा बोलते हैं जिसने उन्हें बनाया है। बिल्कुल। और इस पूरी तकनीकी रेस में इंडिया जैसे देशों के पास आखिर क्या रणनीतिक विकल्प बचे हैं? ये एक ऐसा मुद्दा है जो पहली नजर में शायद सिर्फ टेक्नोलॉजी का लगता हो। हाँ, लोगों को लगता है कि ये तो बस कोडिंग और सॉफ्टवेयर की बात है। वही ना। लेकिन गहराई में जाने पर समझ आता है कि ये डिप्लोमेसी, ग्लोबल लॉ और फ्यूचर पावर डायनामिक्स का एक बहुत बड़ा खेल है। सही बात है। हम अक्सर इंसानी बायस से बचने के लिए, मतलब इंसानी पूर्वाग्रहों से बचने के लिए मशीनों पर भरोसा करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मशीन तो निष्पक्ष ही होगी क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं है। ये तो एक बहुत ही आम धारणा है। हाँ, लेकिन जिन पेपर्स और केस स्टडीज को आज हम एनालाइज कर रहे हैं वो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। तकनीक और खास तौर पर एआई कोई जादुई निष्पक्ष टूल नहीं है। वो पूरी तरह से उस डेटा पर निर्भर करता है जिस पर उसे ट्रेन किया गया है। एकदम सही। और जब हम इंटरनेशनल लॉ जैसे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो डेटा का एक तरफा होना बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क पैदा कर सकता है। और इसी रिस्क को समझने के लिए आज की रिसर्च में एक बहुत ही रियल और आई ओपनिंग केस स्टडी का जिक्र किया गया है। हाँ, वो IRIS देना वाली घटना। बिल्कुल। ये घटना ईरानी फ्रिगेट IRS देना से जुड़ी है। मामला कुछ ऐसा था कि श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम EEZ कहते हैं, वहां एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इस ईरानी जहाज IRS देना को डुबो दिया था। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इंसिडेंट था। अब रिसर्चर्स ने इस घटना को एक टेस्ट केस के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बहुत ही एडवांस्ड एआई सिस्टम से सीधा सवाल पूछा कि क्या इंटरनेशनल लॉ के नजरिए से इस अमेरिकी पनडुब्बी का एक्शन लीगल था। हाँ, और यहाँ जो जवाब मिला वो वाकई हैरान करने वाला था। एआई ने तुरंत जवाब दिया कि ये एक्शन अवैध नहीं था। मतलब एक तरह से मशीन ने इस पूरी सैन्य कार्रवाई को एकदम क्लीन चिट दे दी। इस जवाब में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये नहीं है कि एआई ने कोई फैसला सुनाया। तो फिर क्या है? बात ये है कि उसने इस नतीजे तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लीगल डिबेट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मतलब उसने पूरी तस्वीर नहीं देखी। बिल्कुल नहीं देखी। एआई के एनालिसिस में अनक्लॉस यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उस पर चल रही बहस का कोई नामो निशानी नहीं था। अच्छा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम किसी देश को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हमारा फोकस इस बात पर है कि समुद्री कानून को लेकर दुनिया में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए मौजूद हैं। हाँ, और उस एआई मॉडल ने दुनिया के एक बड़े हिस्से के नजरिए को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। एकदम, जैसे कि वो नजरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। लॉ के उन दो अलग अलग नजरियों को समझना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। आर्टिकल में अनक्लॉज के आर्टिकल 58 का जिक्र है। हाँ, जो विदेशी जहाजों को किसी भी देश के EEZ में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आजादी देता है। लेकिन असली पेच तो इसी बात में है ना कि इस वैध उपयोग की लिमिट क्या है। बिल्कुल पेच है। अगर हम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों वाले पश्चिमी नजरिए को देखें तो वो इसकी बहुत ही ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करते हैं। मतलब वो इसे बहुत खुले तौर पर देखते हैं। हाँ, उनका मानना है कि टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर उन्हें मिलिट्री ड्रिल करने, खुफिया जानकारी जुटाने, पनडुब्बी ऑपरेट करने और यहाँ तक कि वेपन टेस्टिंग जैसी गतिविधियों की पूरी छूट है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो IRS देना का साथ जो हुआ वो उनके हिसाब से लीगल दायरे में फिट बैठता है। पश्चिमी नजरिए से हाँ। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ और इंडिया का स्टैंड एकदम अलग है। इंडिया और कई अन्य देश इसी आर्टिकल 58 की बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन करते हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ सामान्य नेविगेशन से जुड़ी है। बिल्कुल।
आर्टिकल 58 सेक्शन 3 में एक ड्यू रिगार्ड या कहें उचित ध्यान रखने का सिद्धांत है। हाँ, और इंडिया के नजरिए से इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी देश के EEZ में कोई विदेशी सैन्य गतिविधि होनी है तो उस कोस्टल स्टेट की सहमति लेना अनिवार्य है। मतलब अगर श्रीलंका के EEZ में कुछ हो रहा है तो श्रीलंका की परमिशन के बिना वो लीगल हो ही नहीं सकता। लेकिन AI ने अपने पहले जवाब में इस पूरे ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, जैसे कि उनकी कोई राय ही ना हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है या फिर बात सिर्फ इतनी है कि वेस्टर्न देशों के पास डेटा और रिसर्च का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और मशीन ने बस उसी भारी डेटा को पिक कर लिया। ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, इसे हम साजिश नहीं कह सकते। तो फिर ये क्या है? ये दरअसल एक स्ट्रक्चरल बायस या कहें प्रणालीगत पूर्वाग्रह का मामला है। वेस्टर्न लीगल स्कॉलरशिप, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनके थिंक टैंक्स, इन सब ने दशकों से जो रिसर्च पब्लिश की है उसे डिजिटाइज करने में वो बहुत आगे रहे हैं। मतलब इंटरनेट पर उनके डेटा का एक तरह से प्रभुत्व है। एकदम सही। जब AI मॉडल्स को इंटरनेट के इस विशाल डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से उस नजरिए को डिफॉल्ट ट्रूथ मान लेते हैं, क्योंकि वो संख्या में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ग्लोबल साउथ का लीगल लिटरेचर और उनके पर्सपेक्टिव इंटरनेट पर उतने डोमिनेंट नहीं है। नतीजा ये होता है कि AI एक न्यूट्रल दुभाषिया बनने के बजाय अनजाने में सिर्फ वेस्टर्न नैरेटिव का प्रवक्ता बन जाता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत उस रिसर्च में तब सामने आया जब रिसर्चर्स ने AI को थोड़ा पुश किया। हाँ, वो हिस्सा बहुत दिलचस्प था। जब रिसर्चर्स ने AI के उस जवाब को काउंटर करते हुए स्पेसिफिकली इंडिया के रुख का हवाला दिया कि भाई आर्टिकल 58 के तहत कोस्टल स्टेट की सहमति जरूरी है। और इसके बाद जो हुआ वो इस पूरी स्टडी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। AI ने न सिर्फ अपना जवाब बदला बल्कि उसने बाकायदा ये माना कि उसका पहला कंक्लूजन मुख्य रूप से वेस्टर्न नेवल डॉक्ट्रिन और वेस्टर्न लीगल रिसर्च पर ही आधारित था। एक मशीन का खुद ये मानना कि उसका ज्ञान एक तरफा था, ये दिखाता है कि बाइस कितना गहरा है। ये तो है। और ये बदलाव ये भी साबित करता है कि जब तक मशीन को स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देकर ग्लोबल साउथ का नजरिया याद न दिलाया जाए, वो अपने आप उस डेटा को अहमियत नहीं देती। अगर इसे जियोपॉलिटिक्स के लेंस से देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स हर बार मशीन को इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल नहीं करेंगे। वो उसके पहले जवाब को ही एक निष्पक्ष एनालिसिस मानकर अपनी रिपोर्ट्स और स्ट्रैटेजी बना लेंगे। यही सबसे बड़ा रिस्क है। अब लीगल इंटरप्रिटेशन तो एक तरफ है, लेकिन रिसर्च में एक और चौंकाने वाला एंगल सामने रखा गया है। हाँ, जो मानवीय पहलू वाला एंगल था। AI ने सिर्फ कानून के पन्नों को इग्नोर नहीं किया, बल्कि इस पूरी घटना के एक बहुत बड़े ह्यूमन एलिमेंट को भी अपने एनालिसिस से पूरी तरह से बाहर रखा। ये बहुत ही दुखद हिस्सा था इस घटना का। जब IRS देना पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी पनडुब्बी वहां से तुरंत निकल गई। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया। जो श्रीलंकाई नेवी वहां मौजूद थी, उसे डिस्ट्रेस कॉल का जवाब देना पड़ा और रेस्क्यू का पूरा जिम्मा उठाना पड़ा। इस ट्रेजेडी में 87 नाविकों की मौत हो गई। बहुत बड़ी संख्या है ये। और सिर्फ 32 लोगों को बचाया जा सका। लेकिन जब AI से उस पनडुब्बी के एक्शन की लीगैलिटी पर सवाल पूछा गया तो उसने इस भयंकर इंसानी त्रासदी का जिक्र तक नहीं किया। ये कोई छोटी चूक नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ में सिर्फ सीमाओं और अधिकारों की बात नहीं होती है। हाँ, मानवीय दायित्व भी उतने ही अहम होते हैं। इस पेपर में सेकंड जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 18 का स्पष्ट रूप से जिक्र है। और वो आर्टिकल क्या कहता है? ये नियम बहुत ही क्लियर है कि संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को बिना किसी देरी के डूबते हुए नाविकों को खोजने और बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मतलब ये तो बहुत बेसिक है। ये एक ऐसा लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशन है जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन AI इस दायित्व को पहचानने में पूरी तरह से फेल रहा। मतलब उसने सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के वेस्टर्न लेंस से पूरी स्थिति को देखा। हाँ, और जो बेसिक ह्यूमन लॉ था उसे अपने कैलकुलेशन में लिया ही नहीं। एग्जैक्टली। AI ने उस डेटा को प्रायोरिटी दी जो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी और ऑपरेशंस के अधिकारों से जुड़ा था। और जिनेवा कन्वेंशन से जुड़े मानवीय दायित्वों को उसने बैकग्राउंड नॉइस समझकर इग्नोर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कैसे स्ट्रक्चरल बायस सिर्फ विचारों को नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़े कानूनों की व्याख्या को भी बदल सकता है। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें,
आज के समय में जब दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट्स और डिप्लोमैट्स इन एआई टूल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? इसका सीधा असर ग्लोबल डिस्कोर्स को शेप करने पे पड़ेगा। ये स्टडी इस बात पे जोर देती है कि इंडियन ओशन जैसे सेंसिटिव रीजन्स में लीगल इंटरप्रिटेशंस अब धीरे-धीरे इन एल्गोरिदम्स के जरिए फिल्टर हो रही हैं। मतलब जो जानकारी छनकर आ रही है वो पहले से ही बायस्ड है। बिल्कुल। अगर दुनिया भर के थिंक टैंक्स एक ऐसे एआई का यूज कर रहे हैं जो वेस्टर्न नजरिए को नॉर्मल और ग्लोबल साउथ के नजरिए को एक्सेप्शन मानता है, तो एक फीडबैक लूप बन जाता है। फीडबैक लूप, इसे थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, वेस्टर्न डेटा एआई को ट्रेन करता है, फिर एआई उस नजरिए को ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के रूप में पेश करता है, और फिर पूरी दुनिया के स्कॉलर्स उस ट्रूथ को अपनी रिसर्च का हिस्सा बना लेते हैं, जिससे वो इंटरनेट पर और ज्यादा पब्लिश होता है। ओह, तो ये चक्र चलता ही रहता है। हाँ, इस तरह मौजूदा पावर डायनामिक्स चैलेंज होने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये फीडबैक लूप वाली बात हमें इस डीप डाइव के अगले और बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन की तरफ ले जाती है, डिजिटल उपनिवेशवाद वाला हिस्सा। बिल्कुल। इंडिया का स्ट्रेटेजिक डायलेमा और डिजिटल कोलोनियलिज्म या डिजिटल उपनिवेशवाद का बढ़ता हुआ खतरा। ये आज के समय की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक है। आज का जो ग्लोबल एआई इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से दो हिस्सों में बंट रहा है। एक तरफ अमेरिकन टेक आर्किटेक्चर है और दूसरी तरफ चाइनीज टेक आर्किटेक्चर। एक बाइपोलर दुनिया बन रही है टेक की। हाँ, और इस बाइपोलर दुनिया में, इस रेस में खुद को खड़ा रखने के लिए इंडिया के पास मुख्य रूप से तीन ही रास्ते नजर आते हैं। वो तीन रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता है कि हम पूरी तरह से अमेरिकन एआई स्टैक को अडॉप्ट कर लें, दूसरा रास्ता है कि चाइनीज टेक की तरफ जाएं, जो कि जियोपॉलिटिकल कारणों से बहुत मुश्किल है। हाँ, और तीसरा जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है अपना खुद का एक सॉवरन या स्वदेशी एआई इकोसिस्टम तैयार करना। इन तीनों रास्तों के बीच का जो चुनाव है वो बहुत अहम है। रिसर्च में प्रैग्मैटिक अप्रोच यानी व्यवहारिक नजरिए और सॉवरन अप्रोच यानी संप्रभु नजरिए के बीच के तर्कों को बहुत गहराई से एनालाइज किया गया है। तो अगर हम प्रैग्मैटिक अप्रोच की बात करें तो इसके फेवर में भी काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। बिल्कुल दिए जाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका हमें अपने एडवांस्ड एआई मॉडल्स, कटिंग एज चिप्स और बेहतरीन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस दे रहा है। हाँ, तो हम स्क्रैच से अपना बेस मॉडल बनाने में सालों क्यों बर्बाद करें? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम बनी बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नेंस में एआई के एप्लीकेशंस तैयार करें और अपनी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करें? यही तो प्रैग्मैटिक अप्रोच है। ये तर्क शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक कैच है। बहुत बड़ा कैच है। रिसर्च इस बात को हाईलाइट करती है कि इस प्रैग्मैटिक अप्रोच के साथ स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस की एक बहुत बड़ी कीमत जुड़ी है। मतलब हम उन पर रणनीतिक रूप से निर्भर हो जाएंगे। एकदम। जैसे हमने आईआरआईज देना की केस में देखा, विदेशी एआई सिस्टम्स उन देशों के डेटा, कल्चरल वैल्यूज और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करते हैं जहां उन्हें डेवलप किया गया है। सही बात है, वो हमारी तो नहीं सुनेंगे। वो इंडिया की सोशल रियलिटीज, यहाँ की डाइवर्सिटी और हमारे नेशनल इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। अगर इंडिया के कोर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और फाउंडेशनल मॉडल्स विदेशी कंपनियों के सर्वर्स पर होस्टेड होंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल डेस्टिनी हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। बिल्कुल। इस पूरी डिपेंडेंस को समझाने के लिए आर्टिकल में डिजिटल कोलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो सच में बहुत गहरा है। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि हम विदेशी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, का फ्लो कैसे होगा, किस तरह के इनोवेशंस को बढ़ावा मिलेगा, और सबसे अहम बात, अगर वो हमारे डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर नॉलेज प्रोडक्शन को कंट्रोल करने लगे तो ये एक तरह की दिमागी गुलामी हो जाएगी। इसी को कॉग्निटिव डिपेंडेंस या संज्ञानात्मक निर्भरता कहा जाता है। कॉग्निटिव डिपेंडेंस को अगर मैं थोड़ा और डिकोड करूं तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ अपना डेटा प्रोसेस करने का काम आउटसोर्स नहीं किया है। तो क्या किया है? हमने अपने सोचने, समझने, चीजों को इंटरप्रेट करने और फैसले लेने की क्षमता ही विदेशी कंपनियों के हवाले कर दी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी गांव के जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐसे विदेशी जज को बिठा दिया जाए जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने देश के कानून पढ़े हैं, जिसे उस गांव की संस्कृति, वहां के रीति रिवाज या वहां के लोगों की सोच के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो तो अपने हिसाब से ही फैसला देगा ना। बिल्कुल। अगर वो जज
उस गांव के फैसले करने लगेगा तो भले ही वो फैसले कानूनी रूप से उसके नजरिए से सही हों, लेकिन गांव वालों के लिए वो एकदम एलियन होंगे। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। ठीक इसी तरह अगर हमारी पॉलिसीज, हमारे लीगल इंटरप्रिटेशंस और हमारे समाज से जुड़े फैसले ऐसे एआई मॉडल्स द्वारा शेप होने लगे जिनका कंट्रोल किसी और देश में बैठे लोगों के हाथ में है, तो हम एक तरह की अदृश्य गुलामी में चले जाएंगे। हाँ, एक ऐसी गुलामी जहां बेड़ियां लोहे की नहीं बल्कि कोड और डेटा की होंगी। ये तो वाकई डराने वाली बात है। तो फिर इस पूरी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रिसर्च इस बारे में क्या सॉल्यूशंस प्रपोज करती है? रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है एआई सॉवरेनिटी, यानी अपनी खुद की एआई संप्रभुता स्थापित करना, खुद का सिस्टम बनाना। हाँ, रिसर्च साफ तौर पर कहती है कि इंडिया सिर्फ विदेशी एआई सिस्टम्स का कंज्यूमर बनकर या उनके प्लेटफॉर्म्स पर अपने एप्स बनाने वाला बनकर नहीं रह सकता। लेकिन इसके लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज की जरूरत होगी। मेरा मतलब है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी काम करना होगा। सही कहा। इसके लिए सबसे पहले घरेलू कंप्यूटिंग पावर यानी स्वदेशी सर्वर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, जो कि शुरू भी हो चुका है कुछ हद तक। हाँ, और दूसरा सबसे अहम कदम है अपने खुद के ट्रेनिंग डेटा सेट्स तैयार करना। मतलब हमारा अपना डेटा, ऐसे डेटा सेट्स जो सिर्फ अंग्रेजी या वेस्टर्न लिटरेचर पर बेस्ड न हो, बल्कि जो इंडिया की भारी भाषाई विविधता, हमारी लोकल हिस्ट्री, हमारे लीगल फ्रेमवर्क और हमारी सोशल रियलिटीज को रिप्रेजेंट करते हों। और इसके साथ ही एक सुरक्षित और स्वतंत्र डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। बिल्कुल। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है थी कि बहुत बड़ा और लगभग नामुमकिन टास्क है। शुरू में सब ऐसा ही लगता है, लेकिन रिसर्च में इंडिया के ही इतिहास से कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं जो बताते हैं कि इंडिया ऐसा कर सकता है और पहले भी कर चुका है। हाँ, इस आर्टिकल में इंडिया के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का बहुत ही सटीक कंपैरिजन किया गया है। इसरो वाला उदाहरण। हाँ, जब इंडिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था तब भी दुनिया यही कहती थी कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना ज्यादा प्रैग्मैटिक है। लेकिन इंडिया ने अपना रास्ता खुद चुना। इंडिया ने इसरो खड़ा किया और आज हमारी स्पेस कैपेबिलिटी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में भी हमने सेल्फ रिलायंस का ही रास्ता चुना। और अगर हम एकदम रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सबसे बड़ा और सफल उदाहरण है। यूपीआई को ही देख लीजिए। बिल्कुल। अगर इंडिया ने उस वक्त पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ वीजा या मास्टर कार्ड जैसे विदेशी सिस्टम्स पर ही पूरी तरह से निर्भर रहने का फैसला किया होता तो आज क्या होता? तो आज हमारा पूरा फाइनेंशियल डेटा और इकोसिस्टम बाहरी कंट्रोल में होता। सही बात है। लेकिन इंडिया ने अपना खुद का ओपन सोर्स आर्किटेक्चर बनाया और आज यूपीआई ने जिस तरह से फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज किया है वो दुनिया भर के लिए केस स्टडी बन गया है। यही वो अप्रोच है जो अब एआई के फील्ड में भी अप्लाई करने की जरूरत है। मतलब अपनी खुद की बुनियाद बनानी होगी। आज एआई में आत्मनिर्भर होना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल रेस जीतने के बारे में नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल और स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है। सभ्यता और रणनीति दोनों का सवाल है। एकदम। जो देश अपनी खुद की एआई प्रणालियां विकसित करने में पीछे रह जाएंगे, वो भविष्य में जानकारी की व्याख्या करने, सत्य को परिभाषित करने और अपने पॉलिसी ऑप्शंस को शेप करने के लिए हमेशा बाहरी मॉडल्स पर निर्भर रहेंगे। और जैसा कि आईआईएस देना के मामले में साबित कर ही दिया है, हाँ, कोई भी बाहरी मॉडल कभी भी आपके नेशनल इंटरेस्ट या आपके नजरिए को प्रायोरिटी नहीं देगा। तो इस पूरी डीप डाइव का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में एआई कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो हर सवाल का एकदम सच्चा और न्यूट्रल जवाब दे देगी। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी मशीन है जो वही उगलती है जो उसे निगलाया जाता है। अगर आप अपने डेटा, अपने नैरेटिव और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो कोई और आपके सच को कंट्रोल करेगा। डेटा अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ, बल्कि ये वो रॉ मटेरियल है जो तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया किस नजरिए से देखी जाएगी। इन सारे फैक्ट्स और एनालिसिस के आधार पर एक ऐसा सवाल सामने आता है जो इस पूरी बहस को एक नए और थोड़े डरावने मुकाम पर ले जाता है। वो सवाल क्या है? अगर आज एक एआई मॉडल सिर्फ अपने डेटाबेस के आधार पर सही और गलत तय कर रहा है और मानवीय त्रासदी या ग्लोबल साउथ के नजरिए को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है, तो एक ऐसा परिदृश्य सामने आता है जहां भविष्य में एआई का इस्तेमाल दो देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रीटी ड्राफ्ट करने या ग्लोबल गवर्नेंस के नए कानून लिखने के लिए हो सकता है। ऐसा होना बहुत हद तक मुमकिन है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वो नए कानून वाकई पूरी इंसानियत के लिए निष्पक्ष होंगे या वो सिर्फ उन चंद देशों की पावर और अथॉरिटी को
हमेशा के लिए पक्का कर देंगे, जिनके पास इन मॉडल्स के सर्वर्स और ट्रेनिंग डेटा का कंट्रोल है? यही वो सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है और ये साफ करता है कि एआई का भविष्य सिर्फ कोडर्स के हाथ में नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस डीप डाइव में हमारे साथ इस जटिल विषय के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली डीप डाइव में किसी और दिलचस्प विषय के साथ।